हेलो दोस्तों, आप सभी को सीटेट सुपर क्लासेज में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल दिवाली जो है बहुत अच्छे तरीके से मनाए होंगे, तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वह है सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 15 क्वेश्चन फिर आज लेकर हम आपके बीच आए हैं। जो इससे अगले की वीडियो में हम 15 क्वेश्चन डाले हैं कल, और आज फिर हम आप लोगों के बीच 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो ऑनलाइन 23 दिसंबर को यह क्वेश्चन पूछा गया था ऑनलाइन पैटर्न पर, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, और इसे आप लोग तैयारी करेंगे। इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगले एग्ज़ाम में मिलेंगे। इसलिए आप लोग जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं या दोस्त मेरे कोई छूटे हुए हैं, वो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को कृपया सबसे पहला काम है कि आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी आगे का जो क्लास आपके बीच देंगे वह आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा, और जिससे आप आगे के एग्ज़ाम के लिए अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करें। चलिए, आज का क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, आज हम 16 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 15 तक जो हम आपको पढ़ा दिए थे, आज 16 से होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। प्रवाह क्या कहता है? प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है? किसके लक्षण है बताइए? विस्तारीकरण और लचीलापन। तो बताइए, आत्म केंद्रितकरण का है, या बाह्य अभिप्रेरणा का है, या सृजनात्मकता का है, या कार्यात्मक अटलता का है? तो देखिए दोस्तों, प्रवाह, विस्तारीकरण, लचीलापन, ये तीनों लक्षण जो पाया जाता है वह पाया जाता है सृजनात्मकता में, क्योंकि यह इसका 4 या 5 गुण होता है। मूल प्रवृत्ति भी होता है इसमें, और प्रवाह, विस्तारीकरण, लचीलापन, ये सारे सृजनात्मक बच्चा में पाया जाता है। इस प्रकार से 16 का जो हमारा राइट आंसर होता है वह सी हो जाता है। और सृजनात्मकता एक और विशेषता है कि जब एक कोई बच्चा एक पॉइंट से अनेक पॉइंट यानी कि बहुत सारे दिशाओं में सोचता है, तो इस सोच को हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो वही बात यहाँ पर पूछ रहा है कि लचीलापन क्रिटिकल थिंकिंग का ही पॉइंट है। तो जब भी लचीलापन क्वेश्चन में दिख जाए तो वह सृजनात्मकता का क्या है? लक्षण है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाता है, सृजनात्मक। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर पर, देखिए। शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? मानकीकृत पाठ्यक्रम जरूरी है, आधारभूत अध्ययनीयता जरूरी है, या अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण जरूरी है, या विशेष स्कूल में स्थापन जरूरी है? तो बताइए, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? तो 17 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों क्या होगा। 17 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है बी। क्या हो जाता है? आधारभूत अभिमयता। क्या हो जाता है? आधारभूत अभिमयता, यानी कि जिस बच्चे में शारीरिक अक्षमता पाया जाता है उसको आधार देंगे, उसको कोई ऐसा पाठ्यक्रम देंगे जिसके आधार पर बच्चे पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से इसका बी आंसर हो जाता है आधारभूत अधिमयता। आगे बढ़ेंगे, क्या कहता है 18 नंबर का क्वेश्चन, देखिए। पठन वैफल्य, क्या कहता है? पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? अधिगम विकारों का बहुक्रम में, बी कहता है हल्की मानसिक मंदता में, सी कहता है मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम में, डी कहता है बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञामक अक्षमताएं में। तो बताइए कि 18 का हमारा क्या आंसर होगा। तो क्या पूछा है? पठन वैकल्य पूछे, वैफल्य पूछे, वही है। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए।
तो पठन का जो होगा राइट आंसर अधिगम विकारों का क्या है, बहुक्रम। क्या होगा इसका आंसर, बी ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाएगा सही। अधिगम विकारों का बहुक्रम, यानी अधिगम में जो विकार उत्पन्न होता है, किसी को पढ़ने में समस्या, किसी को लिखने में समस्या, किसी को बोलने में समस्या, इस प्रकार की जो अक्षमता है वह पठन वैकल्य के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर पहला हो जाता है। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर पर चलेंगे हम। देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। हम इस पे ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, हम जो है इस पॉइंट पर ध्यान रखेंगे कि नहीं पूछा है कि असत्य पूछा है। ठीक है, असत्य भी पूछे तो निगेटिव ही पॉइंट होगा, नहीं भी पूछता है तो निगेटिव ही होगा। इस पॉइंट पर हम ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, पहला कहता है समानता समता, बी कहता है पृथ्वीकरण और नामीकरण, सी कहता है विभिन्नताओं के अनुसार स्वतंत्र अनुकूलन, और डी कहता है व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना। तो बताइए 19 का जो होगा राइट आंसर क्या, 19 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। जब मान लीजिए समता, समता सही है, विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, यानी विभिन्नता जिस तरह का बच्चा है उस हिसाब से अगर उसको हम क्या कहते हैं वातावरण देंगे या सामग्री देंगे तो ये भी सही है। और व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना, यानी कि विभिन्न प्रकार के भाषा हो, विभिन्न प्रकार के विभिन्न समुदाय से बच्चे हो, उसको अपनाना, ये समावेशी का उदाहरण है। तो ये भी पॉइंट सही है। लेकिन यहाँ पर हम किसी बच्चे को पृथक्करण करते हैं, अलग करते हैं, नामित करते हैं, तुम कमज़ोर हो, तुम तेज हो, इस प्रकार का अगर हम करते हैं तो क्या होता है, ये निगेटिव पॉइंट है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, चलिए 20 का देखिए क्या होता है। 20 में कहता है कथन क्या कहता है, तुम्हारा समुदाय से कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान को सीख लेता है। आगे तर्क कहता है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये कुम्हार की बात जो है, ये पॉइंट क्या है, संबंधित संख्या और संरक्षण से पहले वो द्रव्यमान को पहचान लेता है, ये बात सही है। आगे कहता है अधिगम और विकास एक क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक में परिप्रेक्ष्य होता है। ये भी पॉइंट क्या हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन देखते हैं कि इसका क्या होगा राइट आंसर। आगे चलते हैं, देखिए कहता है, क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता ए की। दूसरा कहता है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। सी कहता है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी कहता है ए और आर दोनों गलत है। तो बताइए इस चार ऑप्शन में से हमारा क्या सही होगा। जब दोनों पॉइंट हमारा सही था तो देखिए दोनों पॉइंट सही किस में है, वो पॉइंट क्या है, पहला में सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर पहला हो जाता है सही। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर पर। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या करना है, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं, क्या द्वारा, अवलोकन द्वारा सीखते हैं, तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होगा या क्या होता है। पहला करता है प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना। दूसरा कहता है कि प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा कहता है अपने द्वारा अनुकरण किए व्यवहार का आकलन करना। डी कहता है प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। तो बताइए 21 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है। 21 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, बी, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। क्या चीज़ पर, अवलोकन जो होता है वह प्रतिमान पर ध्यान क्या होता है, केंद्रित करने को कहा जाता है। इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे 22 पर। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि
अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला कहता है वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। दूसरा कहता है वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। सी कहता है वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित करती है। डी कहता है वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीकरण कर सकती है। तो इस श्रेणीकरण पृथक तो होगा नहीं, ये निगेटिव पॉइंट है। कमजोर और तीव्र छात्रों को पहचान करना, ये तो होगा नहीं, ये तो गलत पॉइंट है, निगेटिव का पॉइंट आता है, तो नेगेटिव से कट जाता है। अब बचा बी और सी। तो बताइए 22 का जो होगा क्या आंसर दोस्तों, बताइए बी और सी में से कौन सा हमारा सही हो जाता है। सी कहता है वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित, लापरवाही भी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव पॉइंट है, तो ये भी कट जाता है। तो बचा हमारा है बी, तो बी क्या हो जाता है, राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को ध्यान में रख करके क्वेश्चन को छांट करके आराम से हम सही उत्तर पर पहुंच सकते हैं। तो यह निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हम अपने अगले वीडियो में डाले हुए हैं। आप हमारे चैनल पर जा करके सीटेट सुपर क्लासेज SS अपने यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल सबसे ऊपर आएंगे। अब उस पर टाइप करेंगे कि निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट वीडियो, आपको तुरंत मिल जाएगा वहाँ पर। या हमारा नाम सर्च कीजिएगा बाय संतोष कुमार, तो वहाँ पर भी हमारा चैनल मिल जाएगा निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट का। वहाँ से आप देखिए कि कौन सा पॉइंट पॉजिटिव होता है, कौन सा पॉइंट निगेटिव होता है। तो वहाँ से देखिए और अपने क्वेश्चन में जांचिए, देखिए कितना आपको फायदा मिलता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा 22 का दोस्तों क्या हो जाता है, बी हो जाता है। वह अधिगमकर्ताओं की क्या करता है, चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। इस प्रकार की ये क्या करते हैं, अध्यापिका अधिगमकर्ताओं में समझने का प्रयास करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 23 नंबर का क्वेश्चन पर चलिए। देखिए कहाँ से आ गया क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम खाली स्थान में होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए, विषय वस्तु अभिमुखी में होना चाहिए, पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या प्रयोगात्मक होना चाहिए, या व्यवहारात्मक होना चाहिए। बताइए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए। तो इसका जो है दोस्तों बताइए कि क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाता है सी। क्या हो जाता है, सी, प्रयोगात्मक होना चाहिए। हम किसी चीज़ पर प्रयोग करके बच्चों को समझाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा बच्चे सीख पाते हैं, बेहतर ढंग से अधिगम कर सकता है बच्चा। इस प्रकार से यहाँ पर जो होगा आंसर वो सी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर का। देखिए परीक्षा के शुरू होने से पहले, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। क्या करती है, तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह खाली स्थान तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। तो क्या चीज़ कर रही है, पहला कहता है समस्या समाधान कर रही है, बी कहता है भाव नियम कर रही है, सी कहता है परिहार्यता कर रही है, और डी कहता है खंडन कर रही है। तो 24 का बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है, वह जो तन्वी है वह क्या कर रही है, तो वह तन्वी जो है भाव नियम कर रही है। क्या कर रही है, भाव नियम कर रही है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिनी किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। तो रोहिणी एक क्या है, प्रत्योगात्मक अधिगम करता है, बी कहता है स्व प्रेरित अधिगम करता है, सी कहता है प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता है, डी कहता है कि बाह्य प्रेरित अधिगम करता है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताने का प्रयास करेंगे। तो 25 का जो राइट आंसर होता है यहाँ पर, रोहिणी क्या कर रही है, अपने से खुद से पढ़ने के प्रति जिज्ञासु हैं।
ऐसे अब खुद से पढ़ना या खुद से हम किसी चीज़ को ऊपर ध्यान देना क्या कहलाता है, तो स्व प्रेरित अधिगम कर्ता कहलाता है, क्योंकि हम खुद से अपने आप में जिज्ञासु हैं। इस चीज़ को स्व अभिप्रेरित कहते हैं। अगर किसी बाह्य के द्वारा, किसी बाहर वातावरण के द्वारा, किसी और माध्यम के द्वारा हम अगर पढ़ने की प्रयास करते तो बाह्य प्रेरित कहलाता, और स्वयं से करेंगे तो स्व प्रेरित अधिगमकर्ता कहलाते हैं। इस प्रकार से अपना इस यहाँ पर 25 का जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाता है, बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर का देखिए क्या है। बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। पहला कहता है अधिगम अक्षमता है, किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार है, निराधार दावे हैं, अस्थाई संकल्पनात्मक ठहराव है। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 26 का जो राइट आंसर होगा क्या कहता है कि बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं, तो इस किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार को दर्शाता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सही। किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार को प्रकट करता है, तो यहाँ राइट आंसर बी हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए क्या है दोस्तों, प्रभावकारी पूछा है, लाभकारी पूछा है, तो यह पॉइंट हमारा पॉजिटिव है। तो अब देखिए कि पॉजिटिव ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला कहता है कि संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल करना। 27 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए गौर से पढ़िए कि इसका आंसर क्या होगा। संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल करना, ये बात सही है। अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ावा देना, कहाँ से, अमूर्त से, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ावा देना। देखिए दोस्तों ये पॉइंट क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं जाते हैं, हम मूर्त से किसी वस्तु को टच और फील करके समझ करके तब हम आगे की प्रक्रिया पर बात करते हैं, तो इसमें ज़्यादा बेहतर समझ होता है। तो यहाँ पर अमूर्त से, तो छोटा बच्चा मान लीजिए पहले किसी कहानी को समझाएंगे तो समझने का वो प्रयास नहीं करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो होगा अमूर्त से मूर्त का ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। तीसरा कहता है कि विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि विविध सामग्री का भी क्या प्रावधान होना भी बिल्कुल सही है। चौथा कहता है कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल करना। कहानी और उपाख्यानों का इस्तेमाल करने से बच्चे में जो है सोच डेवलप होता है, तो ये भी हमारा पॉइंट क्या है, सही है। तो 1, 3 और 4 सही है। तो 1, 3 और 4 किस ऑप्शन में है, तो यह डी ऑप्शन में आपको दिखाई देता होगा, नहीं सॉरी बी ऑप्शन में। कहाँ पर, बी में है 1, 3 और 4, 1, 3, 4। इस प्रकार से हमारा इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा तो गलत है, तो दूसरा हमको लेना नहीं है। तो देखिए पहला में भी दूसरा है तो कट गया, सी में भी दूसरा है तो ये भी कट गया, डी में भी दूसरा है ये भी कट गया, क्योंकि दूसरा निगेटिव है, तो तीनों ऑप्शन तो इससे कट जाता है, तो हमारा बचा बी। इस प्रकार से राइट आंसर इसका बी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर पर, देखिए क्या कहता है। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। कितने बार, 5 बार लिखने के लिए कहती हैं। तो शिक्षण की यह विधि क्या है, क्या कहलाता है बताइए। ये कहता है, ए नंबर का कहता है कि अत्यधिक प्रभावकारी है, क्योंकि
पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। बी कहता है प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी की कॉपी की 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना रहती है। चलिए आगे बढ़ते हम सी देखते हैं। सी नंबर का कहता है प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्ण अभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। चलिए, और डी कहता है प्रभावकारी नहीं है क्योंकि पूर्ण अभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है। तो ये पॉइंट सही है, ये गलत है। क्या है? गलत है। ये अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया नहीं है। तो इस प्रकार से जो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 28 का सी हो जाता है। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्ण अभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। अगर हम किसी बच्चे को कहेंगे तुम 10 बार लाके छाप करके लाओ, तो इससे क्या होगा? अधिगम में विकास नहीं होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से 28 का जो राइट आंसर होता है वह सी होता है। सी में यही बात कह रहा है कि प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्व अभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। आगे चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? तो 29 का क्या होगा आंसर दोस्तों? बताइए। पहला में कहता है कलन विधि, दूसरा में कहता है अन्वेषण विधि, तीसरा में कहता है बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव, और डी में कहता है कार्यात्मक अवधता। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा 29 का? तो 29 का जो राइट आंसर होता है दोस्तों वह हो जाता है बी। तो देखिए, एक जो है कलन विधि, एक में कलन विधि है, वो पॉइंट क्या है? सही है। दूसरा कहता अन्वेषण यानी एक दूसरे से बातचीत करना, ये भी हमारा सही है। लेकिन बिना बोध का या प्रयत्न त्रुटि का दोहराव करना क्या है? गलत है। कार्यात्मक अवधता भी क्या है? ये गलत है। इस प्रकार से 2 ऑप्शन हमारा कट जाता है। तो 1 और 2 जो बचता है वह बी में है। इसी प्रकार से हमारा इसका बी आंसर राइट होगा। आगे चलेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है या नहीं करता? रटना, विचारावेश, स्कीमा या सक्रियता या संकल्पना मानचित्रण। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? तो जब ये नहीं आया तो देखिए निगेटिव पॉइंट कहाँ पर है? जहाँ पर रट्टा मारना मिल जाए या अभ्यास करना मिल जाए या रट कर पढ़ना मिल जाए या दंडित करना मिल जाए, वही हमारा नहीं का आंसर होता है। तो देखिए दोस्तों आपका आंसर झलकता होगा कि ए में क्या कहता है? रट्टा मारना। तो रट्टा मारना हमारा नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? पहला सही हो जाता है। विचारावेश सही है। संकल्पनात्मक मानचित्र भी हमारा बिल्कुल सही है। हम किसी चीज़ पर संकल्पना करके भी सोचते हैं। स्कीमा सक्रियता ये भी सही है। यह जीन पियाजे साहब का पॉइंट है। स्कीमा जो है किसी व्यक्ति के दिमाग में अनेक प्रकार की जो बातें होते हैं, स्टोर होते हैं, उस चीज़ को हम स्कीमा कहते हैं। ये भी पॉइंट सही है। लेकिन रटना कतई सही नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट क्या है? गलत है और निगेटिव पॉइंट है। इसीलिए इसका 30 का जो राइट आंसर होता है वह हो जाता है रटना, यानी ए आंसर होता है। इस प्रकार से आज का जो हमारा 15 क्वेश्चन है दोस्तों खत्म हुआ। और जितने भी दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उन सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में